नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा है बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपने लक्ष्य के प्रति उन्मुक्त होकर उन्मुक्त विचारों के साथ लगातार निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। जैसा कि हमारी टीम भी आपके साथ काम कर रही है और यह हमारे लिए भी बहुत ही उचित समय है कि जब हम अपने आप को बेहतर करते हुए, बेहतर रूप से मांझते हुए जो कहा जाता है, वो मांझते हुए हम आप तक पहुँच रहे हैं। तो इसके कई सारे एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी हैं। एक दृष्टिकोण देखा जाए तो भविष्यात्मक दृष्टिकोण हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं कि जो शांति काल में बहाया गया पसीना युद्ध के मैदान में कम खून बहाने का मौका देता है। और चाणक्य की यह उक्ति हम लोग के लिए बहुत ही सार्थक है। दोस्तों, आज जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, थंबनेल लगा है, उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो आज हम बात भी उसी चीज की करते हैं कि मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं, उन संप्रदाय की बात करते हैं। या हम बात करते हैं किसकी? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं। इस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में बहुत सारे वाद हैं, जैसा कि मनोविज्ञान के इतिहास की क्लास में मैंने आपको बताया था। और उसी संप्रदाय को आगे बढ़ाते हुए हम इस पे कार्य करते चल रहे हैं। जब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात आती है तो मनोविज्ञान में एक सबसे प्राचीन विचारधारा जो आया, उस विचारधारा को कहते हैं संरचनावाद। संरचनावाद। संरचनावाद बेसिकली है क्या कि एक कंस्ट्रक्टिविज्म की बात इसमें की जाती है, एक संरचना की बात की जाती है और जिसमें चेतनता की बात को महत्वपूर्ण माना जाता है। यह संरचनावाद जो है, यह मनोविज्ञान का सबसे पुराना सबसे पुराना संप्रदाय है। सबसे पुराना संप्रदाय है। और इस सबसे पुराने संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो इस सबसे पुराने संप्रदाय की स्थापना अगर आप बात करेंगे तो इस सबसे पुराने संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को, ठीक है, और विलियम वुंट को। इन्हीं लोगों ने सबसे पहले इस संप्रदाय की स्थापना की थी। विलियम जेम्स, जब विलियम वुंट की बात आती है तो विलियम वुंट का नाम एक अन्य चीज के साथ जुड़ जाता है। और वह क्या है कि यह मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किए थे। प्रथम प्रयोगशाला। और यह प्रयोगशाला कब स्थापित हुआ था? 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में लिपजिंग विश्वविद्यालय में, लिपजिंग लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने ये स्थापित किया था, जिसका वर्तमान नाम, इस समय इसका नाम हो गया है क्या? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय इसका नाम हो गया है, ठीक है। इस यह विश्वविद्यालय है कहां पर? जर्मनी में। जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में विलियम वुंट ने पहली प्रयोगशाला स्थापित की। वुंट के अनुसार यह चेतना को प्रमुख मानते हैं। यानी कि अगर हम संरचनावाद की बात करें तो संरचनावाद एक चीज पर आधारित है। एक वुंट की एक बात खास थी, वुंट ने चेतना की बात की। चेतना, चेतना है क्या? जागृत अवस्था में किया गया कोई भी कार्य जो चेतनता को प्रभावित करता है। और इनका यह मानना था कि चेतना हमारे हर अनुभव का आधार है। कोई भी अनुभव हम प्राप्त करते हैं तो उस अनुभव का आधार चेतना है। और चेतना एक प्रकार की संरचना है। कैसी संरचना? जो संवेदना, भाव और प्रतिमा के द्वारा उत्पन्न होती है। तो इन्होंने चेतना के तीन पार्ट बताए थे। इन्होंने कहा कि चेतना सबसे पहले किससे संबंधित होती है? संवेदना से। संवेदना यानी कि इमोशंस की बात की। चेतन अवस्था में व्यक्ति इमोशन के साथ जुड़ता जाता है और उस इमोशन के आधार पर व्यक्ति में जो अनुभव करता है
वह अनुभव ही क्या है, चेतना है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाव, जो भाव उत्पन्न होता है, जो हम महसूस करते हैं और उस महसूस करने के बाद जो व्यवहार उत्पन्न करते हैं, जो भाव उत्पन्न करते हैं, वह चेतनता के कारण होता है। डेकार्टे की एक लाइन है, डेकार्टे की लाइन, इसमें कई सारी चीजों के बारे में हम कह सकते हैं कि डेकार्टे की एक लाइन है कि मैं सोचता हूं तो मैं हूं, और मैं हूं यही मैं सोचता हूं। इन इस आधार पे अगर हम देखें तो चेतनता के भाव को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया वुंट ने। और वुंट की तीसरी चीज क्या थी, वह थी प्रतिमा। किसी भी चीज के बारे में हम क्या कर रहे हैं, एक सिंबल बना रहे हैं, एक आइकॉनिक डिफरेंस स्थापित कर रहे हैं, और इन तीनों तथ्यों को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि यही चेतनता का मूल है। और चेतनता है क्या, कि चेतना हमारे हर अनुभव का, हर अनुभव का आधार है, हर अनुभव का आधार है, यही चेतना है। ठीक है, इसी के आधार पर इन्होंने चेतना की बात की, क्योंकि चेतना जो होता है, चेतना दिखाई नहीं देता है, चेतना कहीं भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चेतना महसूस करने की बात होती है, और वह महसूस, यह महसूस होना जो होता है, उसे हम यह कह सकते हैं कि चेतना क्या है, कि अंतः स्वरूप में, अंतः दर्शन को, अंतः दृष्टि को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। इसी कारण वुंट के संरचनावाद को, वुंट के संरचनावाद को अंतः दर्शन कहा गया था। अंतः दर्शन, इसको नाम दिया गया था कि ये क्या है, अंतः दर्शनवाद है। ठीक है, अंतः दर्शन विधि भी इसे कहते हैं, कि जो स्वयं के आधार पर, अंतः दर्शन विधि से तात्पर्य क्या है, जो स्वयं के आधार पर किसी विषय वस्तु को प्रकट करने, किसी विषय वस्तु को महसूस करने, या किसी विषय वस्तु के बारे में व्यक्ति को एक अनुभव प्रदान करने का कारक जो है, वही, यह तीनों स्वरूप मिलकर किसी व्यक्ति के विचारों के निर्माण निर्माण को करते हैं। और यह विचार कैसा होता है, बाह्य नहीं होता है, यह विचार आंतरिक होता है, अंतः दर्शन को परिभाषित करता है। इसी कारण चेतना के सिद्धांत में विलियम वुंट सबसे पहले संप्रदाय लेके आए, जो विलियम जेम्स से प्रभावित थे। और अमूमन अगर हम इसकी बात करें कि संरचनावाद का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसके संस्थापक थे टिचनर। टिचनर टिचनर को ही हम कह सकते हैं कि ये क्या थे, इसके वास्तविक संस्थापक थे। यानी कि संरचनावाद में तीन मनोवैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण योगदान थे। पहला टिचनर का, दूसरा विलियम जेम्स का, और तीसरा विलियम विलियम वुंट का। इन तीनों ने मिलकर संरचनावाद के रूप में मनोविज्ञान के प्रथम संप्रदाय की स्थापना की। क्या ये प्रथम संप्रदाय सिर्फ यही था? ठीक, अब इस प्रथम संप्रदाय के बाद कुछ लोग और आए, कुछ लोग और आए। उनका यह मानना था कि नहीं, इस चेतना के कुछ कार्य भी होते होंगे। और उसी टिचनर के शिष्य विलियम जेम्स, जिनकी बात आई थी, उस टिचनर के शिष्य विलियम जेम्स, जो पहले संरचनावादी थे, बाद में वह चेतना के कार्यों की चर्चा किए। ठीक है, और चेतना के कार्यों की चर्चा की, उन्होंने कहा कि चेतना तो जरूरी है, लेकिन इस चेतना का कार्य क्या है, और चेतना के कार्यों का विभाजन किया इन्होंने। इसे कहा, इसको नाम दिया क्या, प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद, यह चेतना के कार्य है। इसके संस्थापक, इसके संस्थापक विलियम जेम्स हैं। विलियम जेम्स, जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की। और इनका यह मानना था कि चेतना दिखाई नहीं देता है, चेतना जो है वह दिखाई नहीं देता है। इस कारण संरचनावादियों द्वारा चेतना के अंगों को बताना निष्कर्ष है, एक सॉरी निरर्थक है, कि चेतना के अंग क्या है। जैसा कि हम बात करें, विलियम वुंट ने तीन प्रकार बता दिए। विलियम जेम्स ने कहा कि जब चेतना दिखाई ही नहीं देता है, तो आप उसको संरचना, भाव या प्रतिमा के रूप में कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं आप। इन्होंने कहा कि नहीं,
चेतना की जगह चेतना के कार्यों पर फोकस होना चाहिए कि जो हम चेतना के रूप में समझ रहे हैं वो चेतना के रूप में कार्य क्या है। और इसीलिए इस संप्रदाय को प्रकार्यवाद कहा गया, यानी चेतना के कार्य का वाद कहा गया। और यही क्या है, प्रकार्यवाद के रूप में स्थापित हुआ। विलियम जेम्स की एक पुस्तक आई जो साइकोलॉजी की प्रथम प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है विलियम जेम्स की। और उस पुस्तक का नाम था द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये इनकी पहली पुस्तक थी। इस पुस्तक को मनोविज्ञान का भी प्रथम पुस्तक कहा जाता है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रामाणिक पुस्तक कहा जाता है। और इसी इसी इस पुस्तक की लोकप्रियता के कारण विलियम जेम्स को फादर ऑफ साइकोलॉजी फादर ऑफ साइकोलॉजी फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा गया। इसी पुस्तक में, इसी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने पहली बार इंस्टिंक्ट की बात की, यानी कि मूल प्रवृत्तियों की बात की। मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग, मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग इसी पुस्तक में किया गया था। ठीक है, प्रथम प्रयोग इसी पुस्तक में किया गया था। और इस कारण मूल प्रवृत्ति शब्द जो आप सुनते हैं ना, हम लोग पढ़े भी हैं विकास की प्रक्रिया के दौरान, मूल प्रवृत्ति शब्द का भी प्रथम प्रयोग किसने किया था, विलियम जेम्स ने किया था। और इस पुस्तक की बहुत ही ज्यादा बातचीत हुई थी। ठीक है, अब मूल प्रवृत्ति शब्द का भी प्रथम प्रयोग विलियम जेम्स ने किया। विलियम जेम्स की पहली प्रामाणिक पुस्तक आई। ठीक, विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन से अलग करके और एक नए विषय के रूप में स्थापित करने का बहुत ज्यादा प्रयास भी किया, जिस कारण विलियम जेम्स को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा गया। यही विलियम जेम्स है जिन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने चेतना के कार्यों की बात की। अब बात आती है कि चेतना के कार्य है क्या। तो चेतना का कार्य क्या है कि जब जागृत अवस्था में हम किसी विषय वस्तु के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं और उस चिंतन का उपयोग करते हैं, तो उसी को नाम दिया जाता है क्या, उसी को नाम दिया जाता है कि यह प्रकार्यवाद है, यह चेतना के कार्य है, जिसमें हमें अनुभव हो, अनुभूति हो, हम मूर्त रूप में चीजों को समझ सके, यही प्रकार्यवाद है। और इस रूप में विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद की स्थापना की। लेकिन तब तक इसमें इसी दौरान मूल प्रवृत्ति से संबंधित एक नई विचारधारा उत्पन्न होने लगी। और 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। मैकडूगल और विलियम मैकडूगल ने कहा कि नहीं साहब, हम किसी भी चेतना या कोई भी व्यवहार हम करते हैं तो उस व्यवहार के पीछे हमारा उद्देश्य होता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य है, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा उद्देश्य है। हम कोई भी कार्य करते हैं, बाइक चला रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम कूद रहे हैं, हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, नींद आ रही है, ओझल हो रहे हैं लेकिन मोबाइल से बात करो, उसका भी उद्देश्य है, उसमें भी आनंद है। तो हर एक चीज में क्या है, उद्देश्य का होना जरूरी है। और विलियम मैकडूगल ने एक नाम दिया इसको क्या, कि कहा कि चेतना महत्वपूर्ण नहीं है, उद्देश्य महत्वपूर्ण है। और इस कारण इनका विचारधारा आया किस रूप में, उद्देश्यवाद के रूप में। उद्देश्यवाद को एक अन्य शब्द भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है हार्मिकवाद। हार्मिकवाद, ठीक है, हार्मिकिज्म कहा जाता है। हार्मिक, हार्मिक शब्द एक यूनानी भाषा है और इस शब्द का अर्थ होता है प्रयोजना, प्रयोजना या उद्देश्य। और इसी कारण विलियम मैकडूगल के इस संप्रत्यय को या इस संप्रदाय को उद्देश्यवाद या हार्मिकवाद कहा गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था हार्मिकवाद। हार्मिकवाद में यह बताया गया कि हमारा कोई व्यवहार
कोई भी व्यवहार हम चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त रूप में नहीं करते हैं। हमारा समस्त व्यवहार उद्देश्य परक होता है। यानी कि व्यवहार कैसा होना चाहिए? व्यवहार उद्देश्य परक होना चाहिए। उद्देश्य परक होना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यवहार उद्देश्य परक होता है और प्रत्येक उद्देश्य परक व्यवहार ही हमको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे मन स्थिति, हमारे शारीरिक स्थिति, हमारे चिंतन, हमारे अचिंतन, किसी भी तथ्य को जोड़ने का एक विधिवत कार्य करता है। इनका एक मानना था कि हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं जो प्रत्येक व्यवहार का मूल है। कोई भी व्यवहार कर रहे हैं उसके पीछे हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं और उन मूल प्रवृत्तियां जो जो भी मूल प्रवृत्तियां होती है व्यक्ति में, प्रारंभ में इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, तो ये 14 मूल प्रवृत्तियां क्या होती है? जन्मजात होती है। इसी कारण इन्होंने संरचनावाद का विरोध किया और उद्देश्य परक व्यवहारों की बात की। मूल प्रवृत्तियां ही मूल हैं, मूलों उसी मूल प्रवृत्तियों के कारण व्यक्ति किसी भी प्रकार का उद्देश्य परक व्यवहार करता है। इसलिए मनोविज्ञान का यह संप्रदाय उद्देश्यवादी संप्रदाय या हार्मिकवाद संप्रदाय कहलाता है। मैकडूगल ने संरचनावाद की निंदा की और कहा कि चेतना एक बुरा स्वप्न है। ये इनका कोटेशन है, ठीक है। मैकडूगल का एक कोटेशन आया, इसने कहा कि चेतना एक बुरा स्वप्न है, एक बुरा स्वप्न है। क्यों बुरा स्वप्न है? क्योंकि चेतना को यह मानते हैं कि चेतना किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को करने के लिए चेतना की नहीं, उद्देश्य की आवश्यकता होती है। और विलियम मैकडूगल के द्वारा ही पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग लाया गया, वी हैव शब्द का, ठीक है। तो यहां पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि विलियम मैकडूगल के द्वारा पहली बार, ये सब क्वेश्चन है बाबू समझ लेना, पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया। व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया पहली बार, इन्हीं के द्वारा प्रयोग किया गया। इसने कहा कि हर संवेग के पीछे, हर संवेग के पीछे कुछ न कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं, हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं। जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने के पीछे क्या है? हमारी मूल प्रवृत्ति है कि हमको भूख लगती है तो हम भोजन कर रहे हैं, और भूख नहीं लगती तो हम भोजन नहीं करते। हमको प्यास लग रही इसलिए हम पानी पी रहे, नहीं प्यास लगती तो हम पानी नहीं पीते, ठीक। और इन्होंने इस संबंध में अपनी एक पुस्तक दी। इनकी पुस्तक का नाम था आउटलाइन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और इसी पुस्तक में इन्होंने पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था, पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। और इन्होंने बताया कि मूल प्रवृत्तियां या उद्देश्य या मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, मूल प्रवृत्तियां, यह मूल प्रवृत्ति तीन प्रकार की होती है। मूल प्रवृत्तियों के तीन प्रकार होते हैं, इसके तीन पक्ष हैं। इन्होंने कहा कि एक पक्ष होता है जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा पक्ष होता है जिसे हम कहते हैं भावात्मक पक्ष, और तीसरा पक्ष होता है जिसे हम कहते हैं व्यवहारात्मक पक्ष। और इन्हीं तीनों पक्षों के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की चर्चा करते हुए मैकडूगल ने किसकी बात की? उद्देश्यवाद की बात की। तो उद्देश्यवाद का जनक कौन है? मैकडूगल है। व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया? मैकडूगल ने। चेतना एक बुरा स्वप्न है, यह कथन किसका है? मैकडूगल का। आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है? मैकडूगल की, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे गेस्टाल्टवाद की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, मैं इंतजार करूंगा, तभी मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा गेस्टाल्टवाद का। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, नमस्ते, जय हिंद।